नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सोनी आपका इलेक्ट्रिकल ज्ञान टीवी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा मुख्य लक्ष्य ये था कि जो टेक्निकल हेल्पर एग्जाम के अंदर जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का जो पूरा एक कॉन्सेप्ट होता है, पूरा एक जो बेस होता है, उसको मजबूत करना, उसके लिए हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से इस इलेक्ट्रीशियन थ्योरी को स्टार्ट किया था। और पहला चैप्टर हमने पढ़ लिया है, लेसन का नाम था प्रारंभिक विद्युत। उसकी हमने 3 क्लास लगा ली थी और 3 क्लासों के अंदर हमने ये सीख लिया था कि विद्युत धारा क्या चीज होती है, विद्युत वाहक बल क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, परमाणु की संरचना कैसे होती है, प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ये तीनों क्लास में हम पढ़ चुके हैं। दोस्तों, आज का लेसन, जो नया लेसन हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेसन का नाम है चालक, अचालक और अर्धचालक। इस लेसन को समझने के लिए सबसे पहले आपको वो 3 क्लासें देख लेनी चाहिए, जिससे कि आपको ये लेसन समझ में आएगा। अब दोस्तों, ऐसा ही होगा, आगे जितने भी लेसन आएंगे वो लेसन पीछे जो लेसन हम कर चुके होंगे उनसे रिलेटेड होंगे, तो आपको ये सारी क्लास देखनी पड़ेगी और एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है। और हो सकता है आगे अगस्त महीने के अंदर तकनीकी सहायिका जो विज्ञापन है, विज्ञप्ति है, वो जारी हो सकती है। इसलिए आपको बहुत ज्यादा तैयारी करने की आवश्यकता है। इसलिए हम एक दिन भी क्लास मिस नहीं करेंगे। रेगुलर इस इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की हमारी क्लास चलेगी और प्रयास करेंगे कि 2 या 3 महीनों के अंदर अंदर इस पूरे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी को कवर करके, और इसके बाद फिर हम यूट्यूब चैनल पर क्या काम करेंगे, जो मुख्य पर्सन है जो हमारे कंपटीशन में एग्जाम में आ सकते हैं, उनका हम लाइव टेस्ट लिया करेंगे, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। लेकिन उससे पहले आपको थ्योरी को समझना पड़ेगा। और एक लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसको आप पूरे ध्यान से देखें, समझें, उसके बाद आज की क्लास आप देखनी स्टार्ट करें। तो दोस्तों, आज का जो लेसन है हमारा, उस लेसन का नाम है चालक, अचालक और अर्धचालक। सबसे पहले मैं बात करता हूं चालक की। दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान और रखें आप, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके आपको इंग्लिश नाम जरूर याद करने हैं, क्योंकि जब तक आप इंग्लिश नाम याद नहीं करोगे तो आपको फिर दिक्कत आएगी। क्योंकि बहुत बार हमारे कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है, चालक नहीं लिखा होगा, हिंदी में भी कंडक्टर लिखा होगा और इंग्लिश में भी कंडक्टर लिखा होगा। तो जिन बच्चों को पता नहीं है कि चालक का इंग्लिश नाम क्या होता है, तो वो फिर इस प्रश्न का सही ढंग से उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो आपको हर एक शब्द का इंग्लिश नाम जरूर पता होना चाहिए। आज का जो पहला टॉपिक है हमारा, चालक के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, चालक, कंडक्टर, एक कंडक्टर आपने बसों के अंदर देखा होगा, जो क्या काम करता है, जिसके इशारे पर ही एक बस चलती है और रुकती है। तो उसी की भांति ही ये चालक है। चालक कुछ पदार्थों के नाम हैं। चालक एक ऐसे पदार्थ हैं जिनके अंदर क्या होगा, विद्युत धारा चल सकती है, वो पदार्थ कहलाते हैं चालक। सबसे बेसिक और सबसे सिंपल परिभाषा चालक की आप ये समझो सबसे पहले, कि चालक वे पदार्थ जिनके अंदर विद्युत धारा का चालन हो सकता है, विद्युत धारा आसानी से चल सकती है, वो चालक है। आप अपने दैनिक जीवन में देखते हो कि ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जिनके अंदर विद्युत धारा नहीं चल पाती। जैसे कोई तार है, उसके ऊपर इंसुलेशन किया हुआ है, आप उस इंसुलेशन पे हाथ लगाते हो तो आपको विद्युत झटका नहीं लगता, क्योंकि उस इंसुलेशन के ऊपर करंट नहीं होती। तो वो फिर क्या होगा, अचालक होगा। तो चालक क्या है, वे पदार्थ जिनके अंदर विद्युत धारा का चालन हो सकता है, वे पदार्थ चालक कहलाते हैं। दोस्तों, इसके बाद में ये चालक की एक बेसिक परिभाषा है, हम इसकी इलेक्ट्रिकल और सबसे अच्छी परिभाषा समझते हैं। कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी पदार्थ हो, चाहे वो चालक है, चाहे अचालक है, चाहे वो अर्धचालक है, कोई भी पदार्थ है, उसमें सदैव बहुत सारे अनगणित
क्या पाए जाएंगे? परमाणु पाए जाते हैं। हर एक पदार्थ में परमाणु होते हैं, चाहे वो चालक है, चाहे अचालक है, चाहे अर्धचालक है। अभी मैं केवल बात करता हूं सिर्फ चालक की। तो चालक की बात करें, जैसे मान लो एक तांबे का तार का उदाहरण ले हम, तो तांबे के तार के अंदर विद्युत धारा चलती है। तो दोस्तों क्या होता है कि जो तांबे का तार है उसके अंदर बहुत सारी संख्या के अंदर परमाणु विद्यमान होंगे। अब पीछे वाले मैंने क्लासों में बताया था, परमाणु की संरचना भी आपको समझाई थी कि परमाणु क्या होता है, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु है। और परमाणु भी खुद क्या है, तीन चीजों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में बंधे रहते हैं नाभिक के अंदर, और इलेक्ट्रॉन कक्षाओं के अंदर, ऑर्बिट्स के अंदर गति करते हैं। उनको गति करवाने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है जिसे हम बोलते हैं विद्युत वाहक बल। अब इलेक्ट्रॉन, अगर मैं परमाणु की संरचना आपको दोबारा फिर बताऊं, तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर हो गए। इसके बाद में ये कक्षाएं होगी, आपको जानते हो कि इस कक्षा का नाम K होता है, इसका नाम L होता है, M N, इस प्रकार से 7 कक्षाओं का हमने नामकरण किया था। और ये भी सीखा था कि K कक्षा के अंदर कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन आएंगे, L में कितने आएंगे, M में कितने आएंगे। तो नाभिक के अंदर जो पहली कक्षा होती है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे मैं तांबे की बात करता हूं, तो तांबे के अंदर क्या होता है कि तांबे का परमाणु क्रमांक, तांबे का परमाणु क्रमांक का मतलब होता है कि तांबे के परमाणु में कितने प्रोटॉन हैं या फिर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ये मैं पहली क्लास में बता चुका हूं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या हर परमाणु के अंदर, चाहे वो कौन सी भी धातु का हो, बराबर होते हैं। तो तांबे का परमाणु क्रमांक यानी कि प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या वो होती है 29। तो क्या होगा दोस्तों, इस कक्षा के अंदर अधिकतम 2 आ सकते हैं, इस कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। माना इसमें इस प्रकार से 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसके बाद में इस कक्षा के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मान लो इस प्रकार से 18 इलेक्ट्रॉन इसमें सारे आ गए। इसके बाद में जो इसकी बिल्कुल लास्ट अंतिम कक्षा बचती है N, आप देखो 2, 8, 10 और 18, 28। तो अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बचा? एक बचा इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन बच चुका है एक परमाणु के अंदर। तांबे की एक तार थी, वायर थी, जिसके एक परमाणु के अंदर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन रह गया। अब आप समझो कि कितने सारे परमाणु होंगे उस तार के अंदर और कितने सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन उसके अंदर शेष रह जाएंगे। तो अब क्या होगा दोस्तों, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये इस नाभिक से काफी दूर है, इस नाभिक से बहुत ज्यादा दूर है। जो इस नाभिक से नजदीक होंगे और जिनकी कक्षा पूरी होगी वो इलेक्ट्रॉन फिर गति नहीं करेंगे, क्योंकि उनका चार्ज नेगेटिव है और इस नाभिक का चार्ज पॉजिटिव है। तो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं, तो गति का मान बहुत कम होता है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन दूर जाते जाएंगे नाभिक से, उनमें फिर गति का मान बढ़ सकता है। तो जो इसमें जो लास्ट कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रह गया, ये क्या है, नाभिक से बहुत दूर है। नाभिक में कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव से काफी दूर है, तो इन दोनों में जो अट्रैक्शन लगना चाहिए, आकर्षण बल लगना चाहिए, वो अब नहीं लग सकता, बहुत कम हो गया उस आकर्षण बल का मान। तो अब क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन है तो इस परमाणु का इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये नाभिक से इतना दूर है कि इसका नाभिक पर कोई कंट्रोल नहीं है, या नाभिक का इस इलेक्ट्रॉन पर कोई कंट्रोल नहीं है। ये फ्री है, स्वतंत्र है, क्योंकि नाभिक से इसका कोई कंट्रोल नहीं रहा, क्योंकि नाभिक से काफी दूर हो गया ये। और पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट जरूर करते हैं, परंतु इतनी दूर है कि फिर ये अट्रैक्शन काम में नहीं आ रहा। अब क्या होगा, यहां से यदि कोई इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया जाए तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी कक्षा छोड़कर दूसरे परमाणु की कक्षा के अंदर चले जाते हैं।
इस प्रकार से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन आगे आगे कुछ अलग अलग पोजीशन में अपनी एक संख्या बना लेते हैं, और जब अपने इलेक्ट्रॉन इसमें गति इलेक्ट्रिक फोर्स देंगे तो सारे के सारे जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन थे वो एक दिशा में गति करने लग जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं विद्युत धारा। तो यहां से आपके एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि जिस कक्षा के अंदर या जिस परमाणु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस परमाणु के अंदर होंगे, उसके अंदर ही इलेक्ट्रिक फोर्स लगाने से करंट चलेगी। जिसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके अंदर विद्युत धारा फिर नहीं चलने वाली। तो हम चालक की क्या परिभाषा बना सकते हैं? नंबर 1 परिभाषा हमने समझ ली कि वे पदार्थ जिनमें धारा चल सकती है, बहुत सामान्य परिभाषा है। सेकंड परिभाषा ये बनाएंगे कि वे पदार्थ जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तभी उसका नाभिक से कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, नाभिक उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएंगे तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाएंगे, डायनामिक की गति करने लग जाएंगे। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का गति होने लग जाती है। इलेक्ट्रॉनों का गति होने को ही अपने क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। दोस्तों, आपको इतना पॉइंट समझ में आया होगा कि चालक वही पदार्थ हैं जिनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है। जिनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, अर्थात जिनकी कक्षाएं पूरी है, जिनकी कक्षाएं पूरी है, मान लो यहाँ भी अगर 32 इलेक्ट्रॉन आ जाते, क्योंकि 2 8 18 और इसमें 32 आ सकते थे, अगर इसमें 32 इलेक्ट्रॉन आ गए तो फिर क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेंगे क्योंकि इनकी कक्षाएं पूरी है। कुछ एक सीमा होती है, उतने तक अगर इलेक्ट्रिक प्रेशर लगाया जाए तो गति नहीं होगी। अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक प्रेशर लगा दिया तो फिर वो इलेक्ट्रॉन गति कर सकते हैं। तो चालक की परिभाषा समझे होंगे दोस्तों आप। वे पदार्थ जिनमें धारा चल सकती है। नंबर 2, वे पदार्थ जिनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब यहां से एक बात और समझो दोस्तों कि ये जो बिल्कुल इसकी जो अंतिम कक्षा है, कोई भी परमाणु है उसकी कोई ना कोई अंतिम कक्षा जरूर होगी, और कोई चालक है तो उस अंतिम कक्षा में कोई ना कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन जरूर रहेगा। ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो करंट का प्रभाव फिर ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उतनी ज्यादा, फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, ये जो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहा है, इस अंतिम कक्षा को हम बोलते हैं वैलेंस, वैलेंस ऑर्बिट्स, वैलेंस कक्षा। सहसंयोजी, शायद इसका हिंदी में नाम संयोजी या सहसंयोजी ऐसा कुछ नाम होगा, वैलेंस ऑर्बिट्स, या इसका नाम होता है वैलेंस बैंड। ये वैलेंस बैंड है। समझो दोस्तों, लास्ट अंतिम कक्षा है वो कौन सा है? उसका नाम हमने क्या दे दिया? वैलेंस बैंड। मैं इंग्लिश में ये बताऊंगा, हिंदी में को खुद का इसका असली नाम नहीं पता, क्योंकि हिंदी में हमें ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में तो वैलेंस मिलने वाला ही है, कन्फर्म है। हिंदी में चाहे वैलेंस या हिंदी में इसका सही नाम मिले ना मिले, लेकिन इंग्लिश में इसका नाम सही मिलेगा एकदम। तो ये वैलेंस बैंड है। अब दोस्तों क्या है कि जब हमने इस पर कोई इलेक्ट्रिक प्रेशर लगाया, इसमें कोई 5 या 6 वोल्ट का जितना भी माना इसमें इलेक्ट्रिक प्रेशर लगाया, तो ये इलेक्ट्रॉन फिर मूव करने लग गया, गति करने लग गया, अपनी कक्षा के अंदर गति करने लग गया। तो गति करने लग गया, तब हम क्या बोलेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन कोई और कक्षा में चला जाए, हो सकता है इलेक्ट्रॉन ये अपनी कक्षा के अंदर गति करे, किसी और से इलेक्ट्रॉन लेकर गति करे। तब हम क्या बोलेंगे? इसी कक्षा को बोलेंगे कंडक्शन बैंड। दोस्तों आप थोड़ा समझो कि पहले जब इलेक्ट्रिक प्रेशर नहीं लगाया था तब तो थी वो वैलेंस बैंड, जब इलेक्ट्रिक प्रेशर लगा दिया तो वही कक्षा बन गई कंडक्शन बैंड। यानी क्या मतलब इसका ये बनता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक ही बात है, क्योंकि दोनों का नाम तो फिर अंतिम कक्षा का नाम ही हम दे रहे हैं। दोनों का भी अंतिम कक्षा है, उसी का नाम तो वैलेंस बैंड बताया, और अंतिम कक्षा है इलेक्ट्रिक प्रेशर लगाने के बाद उसका नाम फिर कंडक्शन बैंड लगाया। क्या तो दोनों का मतलब एक ही है?
दोस्तों दोनों का मतलब एक नहीं है। ये तो बात कर रहे हैं हम चालक के लिए। जब बात आएगी अचालक की या फिर अर्धचालक की, तो उसमें क्या होगा कि ये तो कक्षा वैलेंस बैंड ही रहने वाली है, लेकिन जो कंडक्शन बैंड है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, ऐसी एक कक्षा, ऐसी एक ऑर्बिट जहां इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, तो वो कक्षा जो होगी वो इतनी ज्यादा दूर होगी कि इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, मान लो वहां तो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं तो, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है अंतिम कक्षा में वो कंडक्शन बैंड तक जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि दोनों में गैप बहुत ज्यादा होगा। दोस्तों मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि आप समझो कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होते हैं। कोई परमाणु है, उसकी अंतिम कक्षा में जो बिल्कुल उसकी अंतिम कक्षा है, तो वो कहलाएगी वैलेंस बैंड। लेकिन चालक की बात करें तो वही कक्षा कंडक्शन बैंड भी कहलाती है। लेकिन अचालक की और अर्धचालक की बात करें तो वो जो कंडक्शन बैंड होगी या कंडक्शन ऑर्बिट होगा वो इतनी ज्यादा दूर होगा कि जो ये इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जा ही नहीं पाएंगे, मतलब करंट का, धारा का प्रवाह है नहीं होगा। तो यहां से 3 नंबर परिभाषा बन गई है हमारी चालक की। दोस्तों नंबर 1 क्या परिभाषा, वह पदार्थ जिनके अंदर धारा चल सकती है, सिंपल परिभाषा। नंबर 2 परिभाषा, वे पदार्थ जिनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, सबने याद कर लिया अब तक। तीसरी परिभाषा, वे पदार्थ जिनके अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में दूरी नहीं होती, यानी जो वैलेंस बैंड है वही कंडक्शन बैंड है, दोनों में दूरी का मान बहुत ही कम है तो भी बहुत ही कम है कि तुरंत ही इलेक्ट्रिक प्रेशर देने से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड की तरफ आ जाएंगे, तो वे पदार्थ क्या कहलाएंगे, हमारे चालक कहलाएंगे। दोस्तों तीनों परिभाषाओं को याद करना है, आपको समझना है कि मैं एक्चुअल में क्या बताना चाह रहा हूं। पहली परिभाषा, वे पदार्थ जिनमें धारा चल सकती है। 2 नंबर परिभाषा, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तभी धारा चलेगी। और नंबर 3, वे पदार्थ जिनके अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप का मान बहुत ही कम होता है या लगभग 0 के बराबर होता है, वे पदार्थ चालक कहलाते हैं। तो तीनों परिभाषाओं को हम लिखते हैं। उम्मीद है आपको ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का जो मैंने अभी टॉपिक बताया आपको समझ में आया होगा। दोस्तों नंबर 1 परिभाषा अपने बात लेके चलिए सबसे पहले चालक की। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है चालक, इंग्लिश में हम बोलेंगे इसको कंडक्टर। तो नंबर 1 परिभाषा कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से चल जाए, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, और साथ साथ में जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो साथ साथ में ये भी ध्यान रखते जाएं कि जो जो नाम आ रहे इलेक्ट्रिक उन सबका मात्रक भी याद दिमाग में करते जाएं। विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, सभी क्या बोल लेंगे, एम्पियर। तो एक मात्रक और भी याद रखोगे, कूलाम प्रति सेकंड भी होता है। तो दोनों में से कोई मात्रक आ सकता है आपके। दूसरी परिभाषा, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर सदैव नेगेटिव चार्ज होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वे पदार्थ क्या कहलाएंगे, चालक। सबसे पहले हम डेफिनेशन समझ रहे हैं। तीसरी परिभाषा, वे पदार्थ जिनमें वैलेंस बैंड Vb व कंडक्शन बैंड Cb के मध्य गैप
उस गैप का नाम दोस्तों हम क्या देते हैं? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप होता है उसका नामकरण क्या किया जाता है? फॉरबिडन एनर्जी, फॉरबिडन एनर्जी गैप। दोस्तों याद रखें, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होता है, क्योंकि चालक में तो वो गैप नहीं है तभी तो धारा चल रही है, गैप का मान लगभग, क्योंकि सब में जीरो नहीं होता, जीरो के आसपास होगा, लगभग 0 ईवी। ईवी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लगभग 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये तीन परिभाषाएं हैं चालक की, इन तीनों परिभाषाओं को आप याद करें। अब दोस्तों एक बात बताता हूं, शायद 2016 या 17 कंफर्म याद नहीं आ रहा, उसका मेरे को पेपर मिलेगा तो स्क्रीनशॉट जरूर लगाऊंगा एक मैं। उसमें क्या प्रश्न आया था एक, कि जो एनर्जी गैप है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में, उसका मात्रक क्या होता है? क्या बताया मैंने? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पूछा गया था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि है तो एक्चुअल में ही ऊर्जा। भाई ये कंडक्शन बैंड है नीचे वाला और ऊपर वाला है, सॉरी नीचे वाला वैलेंस बैंड है, ऊपर वाला कंडक्शन बैंड है। तो जब दोनों बीच में दूरी नहीं है तो ऊर्जा का मान जीरो, ऊर्जा जीरो लगानी पड़ेगी। लेकिन अब इसके बीच में दूरी है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में अगर दूरी है तो ऊर्जा का मान फिर ज्यादा लगाना पड़ेगा, तभी करंट का मान कुछ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस ऊर्जा का मान कितना होता है? तो प्रश्न आया था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कितनी ऊर्जा होती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी ऊर्जा होती है? जो बच्चे नहीं जानते वो सर्च करें और बताएं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कितनी जूल ऊर्जा होती है, उसका स्क्रीनशॉट मिलेगा तो मैं जरूर लगाऊंगा। क्वेश्चन आया था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी जूल एनर्जी होती है। कितनी होती है दोस्तों? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू इतना 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल। जितना एक इलेक्ट्रॉन के अंदर आवेश होता है उतनी ही एनर्जी लगानी पड़ती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए, जबकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना है? 0। तो कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, वोल्टेज दी तुरंत ही धारा चलने लग जाएगी और विद्युत धारा का कुछ मान मिलेगा। विद्युत धारा का मान हम किस मीटर से नाप सकते हैं? तो एम्पियर मीटर या एमीटर बोलते हैं, जो कि परिपथ के श्रेणी क्रम में लगता है, जिसका प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है, जिसकी माप सीमा बढ़ाने के लिए हम उसके समांतर क्रम में शंट प्रतिरोध लगाते हैं। इस प्रकार सारी बातें ये साथ साथ चलती रहेंगी। दोस्तों थोड़ा सा डायग्राम बनाकर देखें तो माना ये जो हमारा जो ग्राफ है, ये मान लो दोस्तों ये है कंडक्शन बैंड, सॉरी वैलेंस बैंड VB, और जस्ट इसके ऊपर ही कौन सा बैंड मिलता है? कंडक्शन बैंड। तो दोनों के बीच में फॉरबिडन गैप कितना हुआ? दोनों के बीच में एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना मिला? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी गैप का आपको एक तो मात्रक याद होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मात्रक होता है उसमें कितने जूल एनर्जी होती है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये है चालक के बारे में सामान्य बातें। इसके बाद दोस्तों बात करता हूं अचालक की। बात करते हैं अचालक की। अचालक क्या होते हैं? नंबर 2 पॉइंट अचालक, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंसुलेटर।
इंसुलेटर, अचालक। तो अब नाम से समझ में आ गया होगा आपके, जो मैंने चालक की 3 परिभाषा लिखाई थी, आप उन तीनों परिभाषाओं को अचालक के लिए बना के देखो। सबसे नंबर 1 परिभाषा, वे पदार्थ जिनके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। नंबर 2, वे पदार्थ जिनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, यानी सारी कक्षाएं पूर्ण होती है। और नंबर 3, वे पदार्थ जिनके अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप का मान बहुत ज्यादा होता है, तो वे पदार्थ क्या कहलाएंगे? अचालक। दोस्तों, आज तो हम चालक, अचालक और अर्धचालक के बारे में ही पढ़ेंगे कि क्या क्या है ये, और कल हम जितने भी चालक हैं वो सारे के सारे चालक पढ़ेंगे, क्योंकि चालकों का उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है और हर चालक में 4-5 विशेष बातें हैं, वो बातों के बारे में भी आपको पूरी अच्छे ढंग से याद करने हैं। तो आज की जो हमारी क्लास, उसमें तो हम केवल इनके बीच में डिफरेंसेस पढ़ रहे हैं कि चालक क्या है, अचालक क्या है और अर्धचालक क्या है। तभी आपको समझ में आएगा कि चालक जो हम पढ़ेंगे, अर्धचालक जो हम पढ़ेंगे, अचालक जो पढ़ेंगे, वो एक्चुअल में है क्या चीज। तो अचालक की परिभाषा आप लिख लोगे सभी कि नंबर 1 परिभाषा कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। नंबर 2, वे पदार्थ जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। और नंबर 3, कि वे पदार्थ जिनमें वैलेंस बैंड व कंडक्शन बैंड के बीच एनर्जी गैप Eg बहुत ज्यादा होता है, लगभग ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा ही मिलता है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये ज्यादा होता है, यानी एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा। तो वे पदार्थ क्या कहलाएंगे? फिर अचालक कहलाते हैं, जिनके अंदर एनर्जी गैप काफी ज्यादा होते हैं। तो जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन थे वो कंडक्शन बैंड की तरफ आ ही नहीं पाते, तो वो अचालक हैं। दोस्तों, बहुत सारे अचालक हैं। अपने बात करें तो जो ड्राई एयर होती है, सूखी हवा, तो वो अचालक है। अपने अबरक होता है, माइका, वो अचालक है। पोर्सिलीन है, बेकेलाइट है, रबड़ है, कांच है, और बहुत सारे अचालक हैं, एबोनाइट है। तो ये जो सारे अचालक हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना है कि किस अचालक का उपयोग कहाँ होता है। सबसे अच्छा अचालक जो आजकल घरों में सबसे ज्यादा यूज में आता है, पीवीसी होता है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो ये जो सारे अचालक हैं, इनका उपयोग होता है। चालक बहुत सारे हैं, सबसे अच्छा चालक चांदी है, उसके बाद फिर तांबा, सोना, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, नाइक्रोम, यूरेका, मैग्नीज, कार्बन, प्लेटिनम, बहुत सारे चालक भी हैं, कार्बन, और इस प्रकार से काफी सारे चालक हैं। उन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की जो बेसिक क्लास है उसके अंदर आप ये सीख जाओ कि चालक, अचालक और अर्धचालक है क्या क्या। तो अचालकों का यूज कहाँ करेंगे? चालकों का यूज तो वहां करेंगे जहां करंट चलानी है। अचालकों का यूज कहां करेंगे? जहां हमें करंट नहीं चाहिए। जैसे कोई वायर है तांबे की बनी हुई, अगर वो सिंगल नंगी वायर है, तो अगर अपन इस पे हाथ लगाएंगे, गलती से हाथ टच हो जाए तो करंट लग सकता है, विद्युत का झटका लग सकता है। लेकिन उसके ऊपर एक अचालक चढ़ा दिया तो अचालक में तो विद्युत धारा चलेगी नहीं, तो अपने अगर हाथ भी लग जाएगा तो विद्युत धारा का प्रवाह अपने में से होने का जो खतरा है वो बहुत कम है। अगर अच्छी क्वालिटी का अचालक है तो विद्युत का झटका हमें नहीं लगेगा। तो वहां अचालकों का उपयोग होता है। जैसे अपने स्विच होता है, होल्डर होता है, सॉकेट होता है। स्विच को अपने कितनी बार दिन में प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो कभी हमें करंट का झटका लगता है? बहुत कम चांस है। तो करंट का झटका इसलिए नहीं लगता क्योंकि जो स्विच है वो एक इंसुलेटर से बना है। इस प्रकार से इंसुलेटर्स का उपयोग बहुत ज्यादा होता है। तो इसके बारे में आप थोड़ा देख लें, जो मैंने बातें बताई हैं वो याद कर लें। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि
अर्धचालक क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है अर्धचालक। चालक तो होता है इंग्लिश में कंडक्टर, और अर्ध माने आधा, आधे को इंग्लिश में बोलते हैं सेमी, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर आधा चालक। तो दोस्तों ये थोड़ा सा आपको समझने वाली बात है। चालक है, चालक तो आपने आसानी से समझ लिया कि चालक वे पदार्थ जिनमें धारा चलती है, अचालक वे पदार्थ जिनमें धारा नहीं चलती। तो अर्धचालक क्या हुआ फिर? जो बच्चे पहली बार समझते हैं उनको पता नहीं चल पाएगा कि अर्धचालक है क्या, तो वो पूरे ध्यान से क्लास को देखें। दोस्तों अर्धचालक से समझ में ये आ जाए कि वो तो न तो चालक है और न ही अचालक है। सीधी सी बात ये है कि ऐसे पदार्थ जो न तो चालक है और न ही अचालक है, यानी न तो उनमें धारा अच्छे ढंग से चल पाती है, और ऐसा भी नहीं होता कि धारा उनमें चलती भी नहीं है। भाई धारा उसमें आसानी से भी नहीं चलती तो मुश्किल से भी नहीं चलती, धारा चल सकती है, तो वे पदार्थ अर्धचालक है। अगर मैं आपको इसके अंदर इसकी इलेक्ट्रिकली अपने सही डेफिनेशन समझें अर्धचालक की, तो क्या समझेंगे कि वे पदार्थ जो सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था भी बताता हूं कौन सी सामान्य अवस्था, कि वे पदार्थ जो सामान्य अवस्था में तो अचालक की भांति काम करते हैं, धारा का प्रवाह नहीं होता, लेकिन उनमें कुछ अन्य पदार्थ मिला देने से, कुछ अन्य पदार्थ उनमें मिला दिया, या फिर उन अर्धचालकों का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए। दो काम में से कोई एक काम कर दो, या तो उन अर्धचालक में कोई अलग दूसरा पदार्थ मिला दो, कोई चालक मिला दो, या फिर उस अर्धचालक का टेम्परेचर बढ़ा दो, तो क्या होगा, वे पदार्थ चालक बन जाएंगे। तो ऐसे पदार्थ जो सामान्य अवस्था में तो अचालक की भांति काम करते हैं, परंतु कुछ अन्य पदार्थ मिला देने से या टेम्परेचर बढ़ा देने से चालक बन जाते हैं, वे पदार्थ अर्धचालक कहलाते हैं। दोस्तों एक बात जरूर विशेष ध्यान में रखें कि चाहे वो चालक है, चाहे वो अर्धचालक है, चाहे वो अचालक है, होता क्या है कि थोड़ा थोड़ा इनमें उल्टा प्रभाव होता है। चालकों में क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, प्रतिरोध बढ़ता जाता है, धारा थोड़ी थोड़ी कम होने लग जाती है। लेकिन अर्धचालक और अचालक में उल्टा है। अर्धचालक और अचालक में क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इनका, तो इनमें प्रतिरोध फिर घटता जाता है और धारा फिर बढ़ती जाती है। तभी मैंने बोला कि अर्धचालक में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनका प्रतिरोध कम होगा, इनका प्रतिरोध क्या होगा, कम हो जाएगा। उल्टा रिएक्शन है टेम्परेचर से, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनका प्रतिरोध गिरेगा, और प्रतिरोध गिरता है तो प्रतिरोध और धारा तो आपस में एंटी प्रोपोर्शनल है ही, व्युत्क्रमानुपाती है ही, और धारा उनमें चलने लग जाती है। तो ये है अर्धचालक की विशेषता। सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे अपने कि वे पदार्थ जो सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में लिख देता हूं 0 केल्विन, यानी टेम्परेचर का मान 0 केल्विन है। अब दोस्तों एक हमारे मैथ के अंदर एक छोटा सा टॉपिक आता है टेम्परेचर का, जिसके अंदर हम सीखते हैं कि सेंटीग्रेड, फारेनहाइट, केल्विन और न्यूमर 4 टेम्परेचर की यूनिट्स होती हैं। इन चारों का आपस में कन्वर्जन आना चाहिए। बहुत बार कंपटीशन में हमारे ऐसे लिख दिया जाता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन बना के बताओ, या 50 डिग्री फारेनहाइट को न्यूमर बना के दिखाओ। तो चारों का आपस में कन्वर्जन का एक टॉपिक है, वो भी हम करेंगे। तो इसको 0 केल्विन मैंने लिखा है, आप सेंटीग्रेड जो बनाना चाहते हैं बच्चे वो बना ले। तो वे पदार्थ जो सामान्य अवस्था 0 केल्विन पर इसकी भांति काम करते हैं, अचालक इंसुलेटर की भांति कार्य करते हैं, परंतु
यदि इनमें किसी अन्य पदार्थ की अशुद्धि इम्प्योरिटी मिला दी जाए अथवा का मतलब या तो ऐसा काम कर दिया जाए कि अशुद्धि मिला दी जाए अथवा इनका तापमान बढ़ा दिया जाए तो वे पदार्थ अर्धचालक कहलाते हैं। दोस्तों एक थोड़ी सी बात बताता हूं। मेरा आरपीएससी में एक ग्रुप इंस्ट्रक्टर के अंदर सिलेक्शन हुआ है। उसके अंदर मेरा इंटरव्यू हुआ था 18 नवंबर 2020 को, शायद 18 तारीख थी या 19 तारीख थी। तो उस दिन इंटरव्यू हुआ था जो अजमेर के अंदर। तो वहां जो इंटरव्यू जो लेने वाले थे उन्होंने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था कि जो अर्धचालक होते हैं, अर्धचालक, तो उनको यदि चालक बनाना हो तो कौन सी कंडीशन होती है। तो बच्चे क्या करते हैं, लगभग तो ये तो कंडीशन याद रखते ही हैं कि उनमें इंप्योरिटी मिला दी जाए, अशुद्धियां मिला दी जाए। तो आगे जाके वो समझते भी हैं कि पी प्रकार के और एन प्रकार के पदार्थ बन जाते हैं, अशुद्धि मिला देने से 2 प्रकार के पदार्थ बन जाते हैं। लेकिन एक कंडीशन ये भी होती है कि अशुद्धि ना भी मिलाई जाए लेकिन उनका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो फिर वो पदार्थ चालक बन जाते हैं। तो उन्होंने मेरे से पूछा था कि कौन सी ऐसी 2 कंडीशन है जिनके द्वारा हम अर्धचालक को चालक बना सकते हैं। तो नंबर 1 कंडीशन तो हमने ये बताई कि एक तो उसमें इंप्योरिटी मिला दी जाए जिससे पी और एन प्रकार के पदार्थ बन सकते हैं, और या फिर उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए। दोनों में से एक काम कर दें तो फिर अर्धचालक चालक की भांति काम करते हैं। वो आगे जाके सीखेंगे कि यदि उसमें इंप्योरिटी नहीं मिली है तो वो इंट्रिंसिक पदार्थ है, अगर उसमें फिर इंप्योरिटी मिला दी तो वो एक्सट्रिंसिक पदार्थ बन गए। यह क्रिया डोपिंग कहलाती है। ये सारी बहुत सारी बातें हैं, ये आगे हमारे चैप्टरों में आती जाएगी। लेकिन ये जो बेसिक बातें हैं ये आप सीखो कि अर्धचालक होते क्या हैं। उसके बाद में दोस्तों एक परिभाषा मैं और भी बना सकता हूं अर्धचालक की, लेकिन सही परिभाषा एकदम राइट परिभाषा इसकी ये है। एक परिभाषा मैं ये बना सकता हूं जो हर बार लागू नहीं होगी, कि वे पदार्थ जिनकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हर बार ये सही हो ऐसा नहीं है, क्योंकि अर्धचालकों की बात करें तो मुख्य रूप से अर्धचालक 2 होते हैं। मुख्य रूप से जो जिनका अधिकतर अपने उपयोग में आते हैं वो 2 प्रकार के हैं। एक तो है सिलिकॉन और एक है जर्मेनियम। दोनों की अंतिम कक्षा के अंदर 4-4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। तो आपको इसका एक एग्जांपल पता होना चाहिए। एक तो है सिलिकॉन और एक है जर्मेनियम। 2 प्रकार के अर्धचालक हैं जिनका अपने ज्यादातर उपयोग होता है। वो है 2 प्रकार के अर्धचालक, सिलिकॉन और जर्मेनियम। यहां से दोस्तों एक बात और भी निकलती है जो आपको विशेष तौर पर याद रखनी है, जो मैं बता भी चुका हूं। यदि आपने ध्यान दी हो तो मैंने एक बात बताई है और फिर रिपीट कर रहा हूं कि क्या होता है कि चाहे वो अचालक है चाहे वो अर्धचालक है, दोनों में क्या है, यदि टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उनका प्रतिरोध गिरता है, प्रतिरोध उनका पहले से कम होता है और धारा उनमें चलने लग जाती है। तो एक नाम आता है ताप गुणांक का। हमारे इलेक्ट्रिकल में एक शब्द आएगा ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसका मात्रक होगा प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो ताप गुणांक क्या होता है, अभी के लिए आप जस्ट इतना समझ लो कि ताप गुणांक का जो शब्द है उसका जो लिंक है, उसका जो संबंध है वो प्रतिरोध और तापमान से है। ये मान लो आप कि प्रतिरोध बढ़ाने पे ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध का एक क्राइटेरिया है। अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा
सॉरी टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रतिरोध बढ़ रहा है, मान लो किसी चीज का टेम्परेचर ज्यादा हुआ प्रतिरोध भी ज्यादा हुआ, तब तो हम बोल सकते हैं ताप गुणांक उसका पॉजिटिव है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है यदि तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध भी बढ़ रहा है। लेकिन तापमान बढ़ा रहे हैं प्रतिरोध गिर रहा है, कम हो रहा है, जैसे अचानक में हुआ, टेम्परेचर बढ़ाया प्रतिरोध कम हुआ और धारा चल गई, उनमें हम बोलते हैं कि वे पदार्थ जिनमें तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध घटता है वे पदार्थ फिर क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक ताप गुणांक वाले। ताप गुणांक दो प्रकार के, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आप समझो कि चाहे वो सिलिकॉन है चाहे वो जर्मेनियम है, दोनों का टेम्परेचर कोफिशिएंट ताप गुणांक क्या होगा, क्या इनका धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, तो क्या उत्तर आएगा, ऋणात्मक। ऋणात्मक, तो इनका ताप गुणांक क्या होता है, ऋणात्मक। तो आप एक बात ध्यान रखना कि एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से ऋणात्मक ताप गुणांक वाली धातुएं कौन कौन सी हैं। तो ऋणात्मक ताप गुणांक वाली धातु एक तो याद रखो सिलिकॉन, जर्मेनियम, दो तो याद होगी आपको। और मैंने आपको बता भी दिया कि सभी अचालकों में भी ऐसा होता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस गिरेगा, कम होगा, तो सारे के सारे अचालक हो गए। प्लस में कार्बन भी होता है, कार्बन जो कि एक अधातु है, नॉन मेटल है, उसमें भी ऐसा होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होता है। मैग्नीन भी है, मैग्नीन में क्या होता है आगे जाके सीखेंगे कि मैग्नीन एक चालक पदार्थ है, परंतु उसमें कुछ एक टेम्परेचर तक तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन अगर उससे ज्यादा टेम्परेचर जा रहा है तो फिर उसके बाद उसका प्रतिरोध कम होने लग जाता है, तो उसका भी टेम्परेचर कोफिशिएंट हम नेगेटिव मान सकते हैं। तो एक बात हम ये लिखेंगे कि अर्धचालकों का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। तो अर्धचालक हमारे दो प्रकार के हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, दोनों का ही जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो नेगेटिव होता है, इस बात को आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। और इसके बाद में अब कैसे एक अर्धचालक को चालक बनाया जाता है, उसके लिए पूरा एक बहुत बड़ी क्लास हम लेंगे जिसके अंदर सीखेंगे कि कैसे हम अर्धचालक को चालक बनाएंगे, जिसके अंदर हम दो प्रकार के पदार्थ बनाएंगे, पी प्रकार का और एन प्रकार का। त्रिसंयोजी पदार्थ मिलाएंगे तो पी बनेगा, पंचसंयोजी मिलाएंगे तो एन बनेगा, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो रेक्टिफायर बनाएंगे। इस प्रकार से ये काफी कुछ हम सीखेंगे, लेकिन वो बहुत बाद में, क्योंकि आगे अर्धचालकों का फिर ज्यादा नाम नहीं आने वाला। आगे जो हमारे चैप्टर आने वाले हैं इलेक्ट्रिकल के अंदर, उसमें अर्धचालकों का कोई विशेष नाम नहीं आएगा, इसलिए अभी के लिए तो आप अर्धचालक में इतनी सी बातें याद कर लो, ताकि कभी नाम आ जाए अर्धचालक का तो आपको कम से कम ये पता हो कि अर्धचालक है क्या और कौन कौन से हैं। और आगे जाके हम पूरा विस्तार से समझ लेंगे कि अर्धचालकों को चालक कैसे बनाया जाता है, कैसे वो तापमान बढ़ाने से बनते हैं और कैसे वो इंप्योरिटी अशुद्धि मिलाने से बनते हैं, वो सीखेंगे हम बहुत आगे जाकर। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर हमने सीखा कि चालक, अचालक और अर्धचालक क्या क्या होते हैं। मैं थोड़ा सा एक बात और बता दूं, बात आती है एनर्जी गैप की। तो एनर्जी गैप की मैं बात करता हूं तो मैं सिलिकॉन के अगर एनर्जी गैप की बात करता हूं तो लगभग 0. जर्मेनियम की बात करूं तो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना एनर्जी गैप होता है। देखो 3 से तो कम है, अचालकों में तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो रहा था, लेकिन यहाँ पे 0.7। और सिलिकॉन में लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप होता है, 1.1, थोड़ा सा ज्यादा। लेकिन सिलिकॉन एक अच्छी धातु है, टेम्परेचर अधिक तक सहन कर सकती है, इसलिए बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो उपकरण हैं वो सारे के सारे अर्धचालकों से बनाए जाते हैं, उनमें सिलिकॉन का उपयोग ज्यादा होता है क्योंकि उसको टेम्परेचर अधिक मान तक सहन कर सकता है सिलिकॉन। दोनों में ये भी आप नोट कर याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हम लिख रहे हैं कि दोनों में, जर्मेनियम में
एनर्जी गैप का मान और सिलिकॉन में एनर्जी गैप का मान। जर्मेनियम में 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर लिखना हो तो कार्बन का भी एक लिख सकते हो। कार्बन का इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो लगभग 2 के बराबर होता है, 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कार्बन का भी आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हो। चालकों का तो लगभग सभी का 0 के बिल्कुल नजदीक है। चांदी है, तांबा है, इनका तो बिल्कुल 0 ही मानो। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर चालक, अचालक, अर्धचालक के बारे में पूरे अपने विस्तार से समझ लिया कि ये पदार्थ है क्या क्या। नेक्स्ट क्लास में जो हमारी कल की क्लास होगी उसमें हम सीखेंगे कि जो चालक पदार्थ हैं बहुत सारे, उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं। तांबे में क्या विशेषता है, एल्यूमिनियम में क्या विशेषता है, एल्यूमिनियम का उपयोग आजकल ज्यादा क्यों हो रहा है। बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास वो भी होगी, लेकिन आज आप बेसिक जो क्लास थी उसको आप जरूर समझ लें और अपनी जो आईटीआई की जो इलेक्ट्रीशियन की जो बुक है उसमें से ये चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दें। और उसके बाद जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर इस चैप्टर को आप नीमी वाली जो बुक है जो मैंने बहुत सारे बच्चों को पीडीएफ में भेजी है वो भी आप उसमें से भी ये लेसन पढ़ें और साथ में इंटरनेट के माध्यम से भी पढ़ें और एक अच्छा सा रजिस्टर लगाकर सब कुछ ये बातें नोट करें। तो इस स्ट्रेटजी से अगर चलोगे, आप ये रणनीति बनाओगे तो आपका सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज्यादा होगा। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी को हमें बहुत अच्छे ढंग से कवर करनी है। तो आज की क्लास को मैं यही समाप्त करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्लास हम कर लेंगे। धन्यवाद।